स्वागत है। आज हमारे हाथ कुछ ऐसे नोट्स लगे हैं जो हमें एक ऐसे शहर की कहानी सुनाते हैं जिसके नाम का मतलब ही था विजय का शहर। विजयनगर। हाँ, विजयनगर। ये नोट्स हमें 14वीं से 16वीं शताब्दी के दक्षिण भारत के एक ऐसे शक्तिशाली साम्राज्य की राजधानी में ले जाते हैं जिसके बारे में हम सोचते तो हैं लेकिन शायद पूरी तरह जानते नहीं। बिल्कुल। तो आज इन नोट्स को खंगालकर हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि विजयनगर जैसा शानदार शहर कैसे बना, कैसे चला और फिर कैसे अचानक इतिहास के पन्नों में खो गया। जी। हम इसकी इंजीनियरिंग, इसकी राजनीति और इसकी संस्कृति की गहराइयों में उतरेंगे। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये है कि 1565 में शहर के तबाह हो जाने के बावजूद उसकी यादें खत्म नहीं हुई। स्थानीय लोगों के बीच वो हम्पी के नाम से जिंदा रहा। हाँ, और ये नाम वहां की स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम से आया था। तो एक तरह से साम्राज्य भले ही चला गया लेकिन लोगों की आस्था और कहानियों ने उस जगह की आत्मा को बचाए रखा। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। इतना बड़ा और ताकतवर साम्राज्य आखिर खड़ा कैसे हुआ? इसकी नींव किसने रखी? इन नोट्स के मुताबिक इसकी स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी। अच्छा। ये वो दौर था जब दिल्ली सल्तनत का असर दक्षिण तक पहुंच रहा था और एक तरह की राजनीतिक उथल-पुथल का माहौल था। इसी माहौल में उन्होंने तुंगभद्रा नदी के किनारे इस साम्राज्य की नींव रखी। और ये कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था। नोट्स कहते हैं कि यहाँ अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग एक साथ रहते थे। जी बिल्कुल। तो इतने बड़े और विविध साम्राज्य को एक साथ बनाए रखने के लिए ताकत तो चाहिए ही होगी। वो ताकत आती कहाँ से थी? एक बहुत बड़ा हिस्सा आता था व्यापार से। और देखिए, उस दौर में किसी भी राजा की सैन्य ताकत का सबसे बड़ा पैमाना होती थी उसकी घुड़सवार सेना। सही। बेहतरीन घोड़े युद्ध का नतीजा पलट सकते थे। और अच्छे घोड़े आते थे मध्य एशिया और अरब से। मतलब साफ है, जिसके पास घोड़ों के व्यापार का कंट्रोल, उसके पास सत्ता की चाबी। एकदम सही। शुरुआत में इस व्यापार पर अरब व्यापारियों का दबदबा था जिन्हें स्थानीय तौर पर कुदिरई चेटी यानी घोड़ों के व्यापारी कहा जाता था। अच्छा। लेकिन फिर 1498 में समुद्र के रास्ते एक नई ताकत आई। पुर्तगाली। हाँ, पुर्तगाली। जिनके पास सिर्फ जहाज ही नहीं बल्कि बेहतर बंदूकें भी थीं। उन्होंने तो पूरा खेल ही बदल दिया होगा। बिल्कुल। पुर्तगालियों के आने से विजयनगर को न सिर्फ अच्छे घोड़े मिलने लगे बल्कि एक नई सैन्य तकनीक भी मिली। उनकी बंदूकों ने उन्हें उस दौर की राजनीति में एक बहुत अहम खिलाड़ी बना दिया। इसके अलावा विजयनगर खुद मसालों, कपड़ों और कीमती पत्थरों के बाजारों के लिए मशहूर था। इस व्यापार से जो पैसा आता था वही साम्राज्य की समृद्धि की रीढ़ था। तो एक तरफ व्यापार से पैसा आ रहा था और दूसरी तरफ पुर्तगालियों की वजह से सैन्य शक्ति भी बढ़ रही थी। ऐसे में तो साम्राज्य के लिए एक स्वर्ण युग का मंच तैयार हो गया होगा। बिल्कुल। और उसी मंच पर मुख्य किरदार बनकर उभरे कृष्णदेव राय। उनका शासनकाल जो 1509 से 1529 तक चला, विजयनगर का शिखर माना जाता है। हाँ, वो सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि एक शानदार निर्माता भी थे। नोट्स में उनके बारे में काफी कुछ लिखा है। जैसे 1512 में उन्होंने रायचूर दोआब पर कब्जा किया। जी, जो तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का बेहद उपजाऊ इलाका था। फिर 1514 में उड़ीसा के शासकों को हराया। मतलब वो लगातार साम्राज्य को फैला रहे थे। हाँ, लेकिन वो सिर्फ जमीन नहीं जीत रहे थे, वो कला और वास्तुकला को भी नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे थे। अच्छा। उन्होंने कई भव्य मंदिरों का निर्माण कराया। बड़े बड़े मंदिरों में शानदार गोपुरम यानी प्रवेश द्वार बनवाए। उन्होंने अपनी माँ के नाम पर विजयनगर के पास ही नगलपुरम नाम का एक पूरा शहर बसा दिया। वाह! कृष्णदेव राय सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो अपनी विरासत को पत्थर में गढ़ रहे थे। पतन कैसे हो सकता है? इतने शानदार दौर के बाद ये सब खत्म कैसे हो गया? यही तो इतिहास का सबसे बड़ा सबक है। शिखर पर पहुंचने के बाद ढलान शुरू हो जाती है। 1529 में कृष्णदेव राय की मौत के बाद ही साम्राज्य में अंदरूनी तनाव बढ़ने लगा। कैसे तनाव? उनके उत्तराधिकारी उतने मजबूत साबित नहीं हुए और उन्हें अपने ही सेनापतियों यानी नायकों से चुनौती मिलने लगी। अच्छा, तो साम्राज्य अंदर से ही कमजोर होने लगा था? हाँ, और जब आप अंदर से कमजोर होते हैं तो बाहरी दुश्मन मौके का फायदा उठाते हैं। बिल्कुल। 1565 में राक्षसी तांगड़ी की लड़ाई में, जिसे तालीकोटा का युद्ध भी कहते हैं। जी, उसी में विजयनगर की सेना हार गई। ये कोई एक दुश्मन नहीं था, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की सल्तनतों ने मिलकर हमला किया था।
और उस एक हार ने सब कुछ तबाह कर दिया। सब कुछ। विजयी सेनाओं ने विजय के शहर को कई महीनों तक लूटा और उसे पूरी तरह उजाड़ दिया। जो शहर कभी दुनिया के सबसे अमीर शहरों में गिना जाता था, वो कुछ ही सालों में खंडर बन गया। इस तबाही से पहले ये साम्राज्य चलता कैसे था? इतने बड़े इलाके को संभालना कोई आसान काम तो नहीं होगा। नोट्स में एक अमरनायक प्रणाली का जिक्र है, जो सुनने में बड़ा अनोखा लगता है। ये विजयनगर की एक बहुत बड़ी राजनीतिक खोज थी। इसकी तुलना दिल्ली सल्तनत की इक्ता प्रणाली से की जा सकती है, लेकिन ये उससे अलग थी। कैसे? इसे समझने का एक आसान तरीका है, इसे सेना का एक फ्रेंचाइज मॉडल समझिए। फ्रेंचाइज मॉडल, ये तो दिलचस्प है, जरा समझाइए। देखिए, राजा यानी राय केंद्र में होता था। जैसे कोई बड़ी कंपनी हो, वो अपने सबसे भरोसेमंद सैनिक कमांडरों यानी अमर नायकों को अलग अलग इलाके सौंप देता था, जैसे कंपनी फ्रेंचाइज देती है। ठीक है। इन नायकों का काम था अपने इलाके के किसानों, कारीगरों और व्यापारियों से टैक्स वसूलना। और बदले में उन्हें क्या मिलता था? वो टैक्स का एक हिस्सा अपने निजी इस्तेमाल और अपने घोड़ों हाथियों के रखरखाव के लिए रखते थे। और बाकी का? और बाकी हिस्से से वो राजा के लिए एक सेना की टुकड़ी तैयार रखते थे। जब भी राजा को जरूरत पड़ती, ये नायक अपनी सेना के साथ हाजिर हो जाते। तो एक तरह से ये सत्ता का विकेंद्रीकरण था। लेकिन एक मिनट, क्या इसमें खतरा नहीं था? कैसा खतरा? अगर कोई नायक ज्यादा ताकतवर हो जाए तो वो राजा के लिए ही मुसीबत बन सकता था। बिल्कुल, और यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी थी। अपनी वफादारी दिखाने के लिए ये नायक साल में एक बार राजा को महंगे तोहफे भेजते थे और दरबार में हाजिरी भी लगाते थे। राजा भी उन पर अपना कंट्रोल दिखाने के लिए कभी कभी उनका एक इलाके से दूसरे इलाके में तबादला कर देते थे। लेकिन जैसे जैसे केंद्र कमजोर हुआ, खासकर कृष्णदेव राय के बाद, कई नायकों ने खुद को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। वाह, मतलब जिस सिस्टम ने साम्राज्य को खड़ा करने में मदद की, उसी ने बाद में उसे कमजोर भी किया। जी। नोट्स पढ़कर लगता है कि विजयनगर सिर्फ एक राजधानी नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का एक जीता जागता अजूबा था। अजूबा ही था, खासकर उनका पानी का इंतजाम। अच्छा। सोचिए, वो इलाका ग्रेनाइट की चट्टानी पहाड़ियों से घिरा है जो काफी शुष्क है। वहां एक विशाल शहर को बसाने और उसे जिंदा रखने के लिए पानी सबसे बड़ी चुनौती थी। तो उन्होंने इसका हल कैसे निकाला? उन्होंने प्रकृति के साथ लड़ने की बजाय उसके साथ मिलकर काम किया। तुंगभद्रा नदी शहर के पास से बहती थी। उन्होंने नदी और पहाड़ियों से निकलने वाली छोटी छोटी जलधाराओं पर बांध बनाए और उनसे नहरें निकालकर बड़े बड़े जलाशय या हौज बनाए। नोट्स में कमलपुरम जलाशय और हिरिया नहर का जिक्र है। हाँ, कमलपुरम जलाशय इतना बड़ा था कि उससे न सिर्फ खेतों की सिंचाई होती थी, बल्कि एक नहर के जरिए पानी राजकीय केंद्र तक भी ले जाया जाता था। कमाल है। जो आज भी इस्तेमाल होती है। वो पानी को धार्मिक केंद्र और शहरी केंद्र के बीच की घाटी तक पहुंचाती थी। पानी का इंतजाम तो कमाल था ही, लेकिन असली जादू तो इनकी किलेबंदी में था। फारस से आए एक दूत अब्दुल रज़ाक ने लिखा है कि उसने 7 दीवारों वाली किलेबंदी देखी थी। जी, 7 दीवारें। ये कोई शहर था या भूल भुलैया? ये एक बहुत सोची समझी रणनीति थी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन दीवारों के अंदर सिर्फ महल और मंदिर नहीं थे, बल्कि खेत और जंगल भी थे। बिल्कुल। खेत दीवारों के अंदर, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये था कि अगर दुश्मन शहर को घेर भी ले तो महीनों तक शहर के अंदर अनाज की कमी नहीं होगी। अच्छा। सेना बाहर लड़ती रहती और शहर के लोग अंदर सुरक्षित रहते और खेती करते रहते। ये घेराबंदी की रणनीति का मुंहतोड़ जवाब था। क्या कमाल की सोच है। और इन दीवारों को बनाने का तरीका भी खास था। नोट्स में लिखा है कि इसमें गारे या सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ था। नहीं, पत्थर के टुकड़े को इस तरह तराशा जाता था कि वो एक दूसरे में फंस जाते थे। ये इंटरलॉकिंग सिस्टम इतना मजबूत था कि सदियों बाद भी ये दीवारें खड़ी हैं। तो इन 7 दीवारों के भीतर जिंदगी कैसी थी? नोट्स में शहर को राजकीय केंद्र, धार्मिक केंद्र और शहरी केंद्र में बांटा गया है। राजकीय केंद्र से शुरू करते हैं। जरूर। राजकीय केंद्र शहर के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में था और यहीं से सत्ता चलती थी। लेकिन ये कोई बोरिंग सरकारी इलाका नहीं था। इसमें 60 से ज्यादा मंदिर थे। 60 से ज्यादा? हाँ, और यहीं पर महानवमी डिब्बा नाम का एक विशाल मंच था। महानवमी डिब्बा? ये क्या था? ये एक बहुत ऊंचा और विशाल मंच था, जिसे आज हम देख सकते हैं। यहाँ राजा दशहरे जैसे त्योहारों पर अपनी ताकत,
अपनी शान शौकत का प्रदर्शन करते थे। मतलब एक तरह का पावर शो। बिल्कुल। सोचिए, हजारों सैनिकों की परेड हो रही है, नाच गाना, कुश्ती, जानवरों की बलि। ये एक तरह का सालाना जलसा था जहां राजा अपने नायकों और विदेशी मेहमानों को अपनी शक्ति का एहसास कराते थे। और लोटस महल और हजार राम मंदिर जैसी इमारतों का भी जिक्र है। हाँ, लोटस महल एक बेहद खूबसूरत इमारत है जिसका नाम अंग्रेजों ने दिया। शायद ये वो जगह थी जहां राजा अपने सलाहकारों से मिलते थे। और हजार राम मंदिर? वो तो जैसे शाही परिवार का निजी मंदिर रहा होगा। इसकी दीवारों पर रामायण की पूरी कहानियों गिरी गई है। ये दिखाता है कि धर्म और राजनीति कितने गहरे जुड़े हुए थे। और धार्मिक केंद्र, जाहिर है वो शहर का आध्यात्मिक दिल रहा होगा। बिल्कुल। ये तुंगभद्रा नदी के चट्टानी उत्तरी किनारे पर था। इस जगह का अपना एक पौराणिक महत्व भी था। वो क्या? स्थानीय कहानियों के मुताबिक रामायण काल का किष्किंधा यानी बाली और सुग्रीव का राज्य इन्हीं पहाड़ियों पर था। अच्छा, तो शहर की नींव सिर्फ पत्थर पर नहीं बल्कि पौराणिक कथाओं पर भी रखी गई थी। हाँ, और एक और मान्यता है कि यहीं पर देवी पंपा देवी ने भगवान शिव के एक रूप विरूपाक्ष से विवाह करने के लिए तपस्या की थी। इसीलिए विजयनगर के राजा खुद को भगवान विरूपाक्ष का प्रतिनिधि मानकर शासन करते थे। उनके हर शाही दस्तावेज पर श्री विरूपाक्ष लिखा होता था। वो राजा थे, लेकिन सत्ता भगवान के नाम पर चलती थी। तो यहाँ बड़े बड़े मंदिर भी होंगे? जी, विरूपाक्ष मंदिर बहुत पुराना है और आज भी वहां पूजा होती है। लेकिन विजयनगर के राजाओं ने, खासकर कृष्णदेव राय ने, इसे और भव्य बनाया। कैसे? मंदिरों के ऊंचे ऊंचे गोपुरम या प्रवेश द्वार बनवाकर। ये असल में राजा की ताकत का ऐलान होते थे। वो इतनी दूर से दिखते थे कि शहर में आने वाले को पता चल जाता था कि वो एक शक्तिशाली राज्य में प्रवेश कर रहा है। और विट्ठल मंदिर, उसकी क्या खासियत थी? विट्ठल मंदिर वास्तुकला का एक और बेजोड़ नमूना है। इसके पत्थर के रथ को हम्पी की पहचान माना जाता है। लेकिन इससे भी खास बात यह है कि विट्ठल भगवान विष्णु का एक रूप है, जिनकी पूजा मुख्य रूप से महाराष्ट्र में होती है। अच्छा। तो विजयनगर में उनका इतना भव्य मंदिर बनना ये दिखाता है कि ये साम्राज्य कैसे अलग-अलग सांस्कृतिक परंपराओं को अपना रहा था और उन्हें अपनी पहचान का हिस्सा बना रहा था। तो कुल मिलाकर हमने एक ऐसे शहर की तस्वीर देखी जो इंजीनियरिंग का कमाल था, व्यापार का एक बड़ा केंद्र था और कृष्णदेव राय जैसे शासक के दौर में अपनी ताकत के शिखर पर था। जी। इसकी अपनी एक अनूठी प्रशासनिक व्यवस्था थी और एक बेहद समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन था। और 1565 में इसके अचानक विनाश ने जो खंडहर छोड़े, वो आज भी एक शक्तिशाली कहानी कहते हैं। हम्पी की कहानी सिर्फ एक साम्राज्य के पतन की नहीं है, बल्कि इस बात की भी है कि कैसे यादें जिंदा रहती हैं। कैसे स्थानीय परंपराओं और कर्नल कॉलिन मैकेंजी जैसे शुरुआती खोजकर्ताओं की वजह से इस भूले हुए शहर को दोबारा दुनिया के सामने लाया गया। मैकेंजी ने ही 1800 में इसका पहला नक्शा तैयार किया था, जो इस शहर को समझने की पहली सीढ़ी बना। अंत में एक विचार, नोट्स में एक बहुत दिलचस्प बात लिखी है कि विट्ठल मंदिर के गोपुरम से जो सीधी सड़कें निकलती थीं, जिन्हें रथ गलियां कहते हैं, उनके दोनों तरफ बने मंडपों में व्यापारी अपनी दुकानें लगाते थे। धर्म और व्यापार का ऐसा संगम ये सोचने पर मजबूर करता है। आज के दौर में हमारे सामुदायिक केंद्र, चाहे वे शॉपिंग मॉल हो, क्रिकेट स्टेडियम हो या फिर ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, किस तरह से व्यापार को एक अलग ही तरह की आस्था और नए जमाने के अनुष्ठानों के साथ मिला रहे हैं।